गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए हम शुरू करते हैं मौर्य वंश। ठीक है, पूरा यार सिस्टम मैं खुद ऑपरेट करता हूँ और कोई हैवी नहीं। अभी तो फिर लाइट भी चली गई, गर्मी काफ़ी है तो लग रही है थोड़ा, पंखा ही चलता है रूम में, तो कोई दिक्कत नहीं। मौर्य वंश शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मित्रों मैंने पिछली बार देखो हर्यक वंश पढ़ा दिया आपको, उसके बाद शिशुनाग वंश पढ़ा दिया, उसके बाद नंद वंश पढ़ा दिया। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। पिछले लेक्चर में पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, थोड़ा ब्लर हो रही है लेकिन ये वो जो हम लेक्चर लेके आए यार, एक और मैंने वीडियो बनाई उसमें माइक लगाना भूल गया, सारी वीडियो खराब हो गई 77 में, लेकिन अब ठीक है फिर से बना रहे हैं। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। उन्होंने घनानंद की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। सबसे बड़ी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा ही एक बहुत बड़ा राजा तो नहीं था, उसके पास 4-5 हज़ार सैनिक थे, बावजूद उसके इतने बड़ा मगध के साम्राज्य का राजा यानी कि घनानंद को हरा देना एक बहुत बड़ी बात थी। उसने कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था परवतक। परवतक को साथ में लिया और घनानंद पर हत्या कर दी। एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसके बारे में बताते हैं अक्सर। चंद्रगुप्त मौर्य जब पहली बार घनानंद से लड़े तो वो हार गए, और हार के जब भाग के जा रहे थे जंगलों की तरफ से, तो क्या हुआ, एक बुढ़िया के झोपड़ी में जाके गिरे। वहाँ देखा बुढ़िया ने अपने बालक को एक रोटी दी हुई थी जिसमें बालक ने एक उंगली गड़ा दी उसमें अंदर, और उंगली जल गई। तो उस बुढ़िया ने कहा कि यार तू तो बहुत मूर्ख निकला, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य की तरह। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने जो घनानंद था उस पर डायरेक्ट आक्रमण किया और हार के भाग गया, मरते मरते बचा, वैसे ही तू कर रहा है। तब उसको ज्ञान लगा कि मैंने गलत किया, मुझे एक तरफ से जीत कर चलना चाहिए, और फिर उसने ऐसा ही किया भी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने क्या किया, दूसरा मार्कर ले रहा हूं एक, (322 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, घनानंद को हराया। इनके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। एक एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा, हर एक में कुछ ना कुछ तथ्य है। देखिए 3-4 प्रश्नों का मैंने यहीं पे जवाब दे दिया है, शायद आपको याद करने की ज़रूरत है हर चीज़ को कि मैंने कहाँ पर क्या बोला। हैंकी भी नहीं रखा यार, गर्मी काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अंदर गर्मी लग रही है, आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। आप कूलर में या एसी में बैठ के आप वीडियो निश्चिंत देख लेना, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में, लाइट भी आ गई है, थोड़ा हल्की सी हवा लग जाएगी, एक भी बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो आप बात बोलना। अगर आपने एक बार इससे पढ़ लिया, ऐसी पिछली वीडियो में मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने सारे मॉक टेस्ट देख लिए हैं, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। चाणक्य था इनका गुरु, इन्होंने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने, अगला पॉइंट है सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सिकंदर का सेनापति था जिसको यहाँ पर कमान देके गए थे इंडिया की। ठीक है, उसको 305 ईस्वी पूर्व में हराया। उसने बदले में क्या दिया, उसने बदले में इनको 4 महाजनपद दिए, 4 महाजनपद दिए, प्लस उसकी एक बेटी थी जिसका नाम कार्नेलिया है। क्या है इसका नाम? कार्नेलिया। उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी करवा दी। ठीक है, उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी करवा दी। अब 2-3 प्रश्न आप बन गए। एक, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में राज्य लिया। इनके गुरु थे चाणक्य, उन्होंने एक अर्थशास्त्र किताब लिखी। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 305 में हराया। उसने अपनी बेटी कार्नेलिया से इनकी शादी कर दी, प्लस 4 महाजनपद भी इनको दिए, यार देने पड़े। उसमें काबुल था, कराची था, इधर पाकिस्तान के एरिया, उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं। इसका एक राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जिसका नाम था मेगस्थनीज। ठीक है, राजदूत का नाम क्या था? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज किसका राजदूत था? किसका? सेल्यूकस निकेटर का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें था।
तो हमें एक याद रखना, ये क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के, उसमें राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ठीक है, उसको एक जैनी गुरु थे। धर्म के बारे में मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से धर्म से संबंधित कौन सा राजा था। चंद्रगुप्त जो था मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश को याद रखना। गुप्त, एक गुप्त साम्राज्य और मैं पढ़ाऊंगा, वो गुप्त साम्राज्य अलग है, मौर्य साम्राज्य अलग है, इसको भी आपको याद रखना, आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था, कैमरे पर मकड़ी चल रही है भाई साहब, चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका जो जैनी गुरु थे, जैनी गुरु, अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, जिनका नाम था भद्रबाहु। उन्होंने उन्हें जैन धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, उसका चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी वो कर्नाटक के श्रवण बेल गोला स्थान पर हुई थी। ठीक है, बस चंद्रगुप्त मौर्य का यहीं पर साम्राज्य खत्म होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज देखिए, हमने हरेक वंश जो पिछले लेक्चर में पढ़ा उसमें क्या होता था, राज्य पाने के लिए अपने पिता की मृत्यु कर दी एटसेट्रा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ऐसी चीज हमको नहीं देखने को मिली। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके बाद आता है बिंदुसार। दूसरा राजा है, दूसरे राजा का नाम है बिंदुसार। बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कब मरे थे, यानी कब बैठे थे? 322 ईस्वी पूर्व में। लाइट आ गई है। ठीक, बिंदुसार, बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, और ये 298 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में, ठीक है, राजगद्दी पर बैठा। बहुत ही प्रतापी राजा था, अच्छा राजा था। ठीक है, और इसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अमित्रघात। अमित्रघात। क्वेश्चन ये भी बन सकता है अमित्रघात के नाम से कौन सा जाना सकता है, मॉक टेस्ट में ये प्रश्न था भी। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, नाश करने वाला। ठीक है, तो उसमें मॉक टेस्ट में प्रश्न ऐसा था कि शत्रुओं का नाश करने वाला राजा किसको बोला जाता है। अब उसमें दो तीन क्वेश्चन थे, बिंबिसार, अजात शत्रु और क्या था, बिंदुसार। अब तीनों कंफ्यूजिंग चार प्रश्न थे, ऐसे चार नाम थे। अब मैक्सिमम लड़कों ने क्या लगाया, अजात शत्रु, क्योंकि शत्रुओं का नाश करने वाला था। लेकिन आपका गलत हो जाएगा, अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है, जिसका मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, इसका रियल में ऐसा ही काम था। बिंदुसार क्या था, जो उसको शत्रु मालूम पड़ते थे उनको फिनिश कर देता था। ठीक है, जनरल टेस्ट के लिए इतनी हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी है, मैं सेटिस्फाइंग पढ़ा रहा, वरना बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको मैं बताता हूँ। इसके अलावा मैं बकवास नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है बिंदुसार को जो वायु पुराण है, पुराण कितने हैं? 18 पुराण, ये भी याद रखना। वायु पुराण, उसमें बिंदुसार को क्या बोला गया? भद्रसार, भद्रसार। अब आपको याद कैसे ना, भद्रसार किसको बोला जाता? बिंदुसार को। सार पीछे है ना, ऐसे याद रखना, भद्रसार किसको बोला जाता? बिंदुसार को। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक सीरिया के राजा थे, अभी बिंदुसार ही चल रहा है, नाम बेशक मिटा दिया है मैंने। सीरिया के राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस। कौन था? एंटियोकस। उन्होंने एक राजदूत भेजा था इनके, जिसका नाम था डायमेकस। डायमेकस, एक मिनट नाम क्लियर कर देना है मेरे को, डायमेकस। ठीक है, इसका जो राजदूत था डायमेकस। तो आपको याद रखना है बिंदुसार के जमाने में, यानी कि डायमेकस किसके उसमें था, राज्य में था, तो बिंदुसार के, बिंदुसार के। ठीक है, अभी यहाँ पर बिंदुसार ही चल रहा है, बिंदुसार, जो कितने में बैठा है? 298 में, ईपू में। ठीक है, 298 में बिंदुसार चल रहा है, दूसरा राजा ये मौर्य साम्राज्य का। एंटियोकस कहाँ थे? सीरिया के राजा थे, जिसने डायमेकस राजदूत बिंदुसार को उसमें भेजा। बस आपको याद करना है क्या, पिछले बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के में कौन था? मेगास्थनीज। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते, राजदूत कौन था? डायमेकस किसके में राजदूत था? बिंदुसार के में। ठीक है,
तीसरा चीज़ है, इसको जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मुश्किल आएगा। सबसे बड़ी बात जो है, एक इंपॉर्टेंट घटना इसके में घटित हुई। बिंदुसार का जब शासनकाल चलता था, एक तक्षशिला नामक स्थान है, वहां पर इसके खिलाफ विद्रोह हुआ। क्या हुआ? विद्रोह। तो इसके दो बेटे थे, टू सन्स, वन वाज सुशीमा एंड वन वाज अशोका। ठीक है, उसके दो बच्चे थे, सुशीम और अशोक। जब यहाँ पर विद्रोह हुआ, तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ, when a violence occurred in the Takshashila, then he sent his two sons. First was Susim. He was failed to suppress the violence in the Takshashila, and then after the Susim, he sent the Ashoka to control all the violences which were spread in all over the Takshashila. जब सुसीम पर कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने अशोक को भेजा। तक्षशिला के अंदर जो वायलेंस हो रहा था, उसके खिलाफ विद्रोह हो रहा था, उसको दबाने के लिए अशोक को आराम से अशोक ने उसको दबा दिया। इसके बारे में यही जानकारी काफ़ी है। पहला समुद्रगुप्त, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें मेगस्थनीज था, इसके में कौन था? डायमिकस राजदूत था। ठीक है, इसको याद करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायमिकस को आप याद कर लीजिए, उसमें मेगस्थनीज को याद कर लीजिए, इसमें डायमिकस को, बस क्वेश्चन यहीं से आता है। अब बिंदुसार का यहीं पर ख़त्म करते हैं मामला, बिंदुसार के इतने काफ़ी है। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य का अगला राजा जो है वो है अशोक, द ग्रेट अशोका। ऐसे लिखें हम, ग्रेट अशोका, अशोक महान जिसको बोलते हैं। ठीक है, अशोक 269 ईस्वी पूर्व में बैठे। ठीक है, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। अशोक एक महान राजा थे। जब अशोक को राजा बनाया गया तो ये अवंती एक क्या था? अवंती एक महाजनपद था। टोटल महाजनपद 16 हैं, जिनको मैं आगे किसी बार बताऊंगा। ठीक है, बाद में बताऊंगा महाजनपदों का उदय, जिसमें 16 महाजनपद हैं। कॉमन सी बात है, थोड़ा थोड़ा आएगा। तो अवंती है, अवंती का ये क्या था? राज्यपाल था। जब ये राजा बने थे अशोक, तो ये अवंती के राज्यपाल थे, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जानता। अशोक वर्धन का किसमें जाना जाता है? पुराणों में। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अशोक वर्धन के नाम से कौन जाना, तो तुरंत आप लगा सकते हैं अशोक। 3-4 ऑप्शन दिए उसमें, अशोक के नाम से अशोक वर्धन आया था। ठीक है, अब चौथा है, ठीक है, अब सबसे मुख्य जो अशोक किस लिए जाना जाता है? अशोक जाना जाता है कलिंग के युद्ध के लिए, कलिंग के युद्ध के लिए। मित्र, जो अशोक था बेटा, वो मित्रों फ्रेंड्स, अशोक जो था वो एक बहुत कट्टर राजा था और वो राज्यों को लगातार जीता था। ऐसे ही एक कलिंग का युद्ध हुआ 8 वर्ष बाद, जब इसने राज लिया उसके 8 वर्ष बाद, यानी कि ये 269 में बना था, 261 ईस्वी पूर्व में। ईसा पूर्व उल्टा चलता है मित्रों। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध बचा और इतना मारकाट मचाया, खूनों की नदियां, ऐसा बोलते हैं इतिहासकार कि खूनों की नदियां बह गईं। इसने क्या हुआ, फिर बिलखते हुए माँ को देखा, विधवाओं को देखा, बहनों को देखा, जिसके परिवार में कोई नहीं बचा था। फिर इसको थोड़ा रहम आया कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर इसने लोगों को किस लिए प्रेरित किया? धर्म की तरफ जाने के लिए, अच्छे सत्कर्म करने के लिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करवाए। फिर अशोक ने एक बौद्ध संगीति भी करवाई थी, ठीक है, जिसको मैं बताऊंगा 4 संगीतियाँ करवाई हैं। ठीक है, बाद में किसी दिन बता दूंगा, इसका इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब सबसे बड़ा, अब ठीक है ये हो गया। अब चौथी चीज है राजदूत। इनके में था डायमीसियस, नाम क्लियर कर लेने एक मिनट। ठीक है, सॉरी डायनीसियस। ठीक है, डायनीसियस था इनके में राजदूत, इनके में था डायनीसियस। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के में कौन था? मेगस्थनीज। ठीक है, बिंदुसार के में कौन था? डायमिकस। अब अशोक के में कौन है? डायनीसियस। ये 3 राजदूत हैं, 3 के बारे में मुख्य मैक्सिमम आता है तो 10 शासक, जिनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मात्र 3 के बारे में आएगा आपको।
सो मैं बता दे रहा हूँ, इतने क्वेश्चन बहुत, बस 15 मिनट की वीडियो में सारा खत्म कर देता हूँ, 20-25 मिनट की वीडियो में सारा खत्म कर देता हूँ, ठीक है। इंपोर्टेंट डायनीसियस था, ठीक है। अब चौथी चीज़ क्या है, इतना मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अशोक के बारे में इतना आप देख लेना। ये राज्यपाल थे, पुराणों में इसको अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं वर्ष में इन्होंने कलिंग का युद्ध किया है और डायनीसियस इनके राजदूत था। अब चौथी चीज़ है, जब इन्होंने कलिंग के युद्ध हार गए तो इन्होंने फिर क्या हुआ, युद्ध ना करने का प्रण लिया। टोटल 14 शिलालेख मिलते हैं और 7 स्तंभलेख मिलते हैं। 7 स्तंभलेख आज तक जो मिले हैं वो इतने ही हैं, ठीक है। ये याद रखना, अशोक के कितने शिलालेख मिले, 14 और 7 स्तंभलेख। उसमें भी 13 जो शिलालेख है, 13वां देखिए, 14 शिलालेखों में किसी में क्या है, किसी में पशु बलि की मना किया गया, किसी में धर्म से रहने की बात करी, किसी में अधिकारियों को बोला गया कि आप महाजनपदों में जाइए, किसी में कुछ बोला गया, किसी में कुछ बोला गया। लेकिन जो 13वां शिलालेख है वो महत्वपूर्ण है और उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मिसेफ ने इसको पढ़ पाया था, जिसको हमें जानने की जरूरत नहीं है। इंडिया के इतिहासकार ने किसी ने पढ़ ही नहीं पाया इनके शिलालेख को। सबसे पहले इंग्लैंड के चार्ल्स मिसेफ थे, उन्होंने पढ़ा था, ठीक है। 13 शिलालेख जिसमें एक कलिंग का था, ठीक है। स्तंभलेख है, 7वां स्तंभलेख मुख्य है, 7वां स्तंभलेख मुख्य है, ठीक है, ठीक है। 7वां स्तंभलेख जिसमें क्या है, आजीविकों के बारे में बोला गया, आजीविकों के बारे में। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मुश्किल ही आएगा, इसको आपको इंपोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया, 13वें शिलालेख या 13वें शिलालेख में क्या बोला गया है अशोक के। टोटल 14 शिलालेख है, 7 स्तंभलेख है, ठीक है। इसने अभिलेख लिखवाए, ठीक है। अब ये यहाँ पर खत्म करते हैं, 2-2 पॉइंट करके बता रहा हूँ मैं आपको। अशोक है डायनेस्टी लास्ट है, बता दे रहा हूँ क्या है, जा रहा है थोड़ा समय। मुख्य चीज है, पहला ऐसा शासक है इंडिया के अंदर जिसने क्या किया है, शिलालेख का शुरू किया, शिलालेख का शुरुआत किया, ठीक है। पहला शासक ऐसा जिसने शिलालेख का शुरुआत किया, ठीक है। अब और इंपोर्टेंट 2-3 बातें मैं बता दे रहा हूं। इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी, ठीक है। माता का नाम क्या था, माता का नाम सुभद्रांगी। ये खत्म यहां पर। कलिंग युद्ध के बाद इतना इनका हृदय प्रवर्तित हो गया, फिर उन्होंने लोगों को धर्म के प्रति अग्रसर किया, कि लोगों से कहा कि धर्म को अपनाइए, बौद्ध धर्म अपनाइए। फिर क्या हुआ, इनका एक बेटा था जिसका नाम था महेंद्र, एक बेटी थी, पुत्री जिसे बोल सकते हैं हम, जिसका नाम था संघमित्रा। संघमित्रा, इन दोनों को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा, चाइना में भेजा, ठीक है, श्रीलंका भेजा, म्यांमार भेजा। देखिए इतना बड़ा चाइना, जापान, म्यांमार, श्रीलंका और हांगकांग, ये सारे कंट्री में बहुत सारा बौद्ध धर्म है, और ये तभी संभव हुआ जब हमारे शासकों ने उनको फैलाया, बौद्ध धर्म की जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, उनको फैलाया। तो क्या संघमित्रा और महेंद्र को इन्होंने जो है भेजा। ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। कितने, 84,000 बौद्ध स्तूप। कितने बनवाए, 84,000 बौद्ध स्तूप, और 7,000 स्तंभ लेख करवाए। स्तंभ लेख, बहुत सारे स्तंभ लेख मिलते, 7,000 स्तंभ लेख में, ऐसा हमें मतलब साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अशोक के बारे में इतना काफी है। अब जो लास्ट बात करेंगे वो ये है कि आखिरकार मौर्य डायनेस्टी कितनी चली, मौर्य डायनेस्टी कितनी चली, मौर्य डायनेस्टी कितनी चली। तो ऐसा बताते हैं, वायु पुराण में जो बोला गया है वो से छोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है 137 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया मगध पर, 137 वर्ष तक। दूसरा, वायु पुराण में बोला गया कि 10 शासक रहे हैं, जबकि एक दूसरा पुराण है उसमें बोला गया है 9 शासक रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना 10 शासक रहे हैं, ठीक है। चौथा है जो अंतिम शासक था, ये मुख्य क्वेश्चन, अंतिम शासक। हर एक डायनेस्टी का अंतिम शासक हमें मालूम होना चाहिए। वो कौन था, कौन था, बृहद्रथ था, कौन था, एक मिनट देख लेना नाम, हाँ बृहद्रथ था, ठीक है, बृहद्रथ था, अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये बहुत कमजोर शासक हुए थे, लास्ट में इनकी सेना के अंदर इतनी तथा नहीं बची थी।
अब सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन इस बात का उठ रहा है कि बृहद्रथ का हुआ क्या, बृहद्रथ के बाद क्या हुआ मौर्य साम्राज्य। तो बृहद्रथ का जैसा कि हम जानते हैं कि शासकों को मारकर शासक बनने की प्रथा हमेशा से चलती आई रही थी। इनका एक सेनापति था जो ब्राह्मण जाति का था, जिसको पुष्यमित्र शुंग बोलते थे, पुष्यमित्र शुंग। उसने इसकी हत्या कर दी और क्या हुआ, मगध के साम्राज्य पर खुद बैठ गए। वो जाति का ब्राह्मण था, इसलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य, उसके बाद लगभग मुगल काल वगैरह पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे पूरा इतिहास 4-5 लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण काल को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन उम्मीद है कि आपको मैंने आज सही पढ़ाया होगा। लेकिन इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से फंस जाएंगे। इससे संबंधित पिछला जो लेक्चर दिया वो पढ़ लेना, ये और 2-3 और दूंगा उन्हें पढ़ लेना। इतिहास का कोई आपका एक अंक नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है जिसको आप खुद समझ जाना। थैंक यू वेरी मच।